बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज इस वक्त ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। इस वक्त 8वें ओवर का खेल है जारी और पाकिस्तान का स्कोर हो चुका है 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले अब तक के वाहिद खिलाड़ी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो 11 रन बनाने के बाद स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं पाकिस्तानी विकेटों के महाफिज रिजवान और साथ साथ उनका साथ दे रहे हैं नंबर 3 पे आने वाले सोहेब मकसूद। इस मैच को डिस्कस करेंगे और इस पूरी सीरीज को एनालाइज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो बड़े ऐसे सितारे के जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद जो मुख्तलिफ ओहदों पर वाबस्ता रहे, क्रिकेट खेले तो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे अपने दौर के, और जो पाकिस्तान में जो T20 जो नाज़माबाद सुपर कप खेला जाता था उसके तवातुर के साथ ये इब्तिदा में चैंपियन भी रहे। कई खिलाड़ियों को इन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया, अपने डिपार्टमेंट से कई खिलाड़ियों को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई जहादीदा, इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई इंटेलेक्चुअल क्रिकेट ब्रेन रखने वाले जनाब शेब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम शेब भाई। वालेकुम, थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि जो दूसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के हिस्ट्री के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर। आपने अक्सर हमारे शोज़ में उनको देखा है, इनके तबसरे तज्जिए आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे साथ होंगे महमूद हामिद साहब, बजरिया वीडियो लिंक। आपको भी महमूद भाई हम खुश आमदेद कहते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। 3 मैचों की सीरीज के फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, आजम खान और हारिस रऊफ की जगह उस्मान कादिर और हसन अली फाइनल 11 में शामिल। कौमी क्रिकेटर्स की मैनचेस्टर में नमाज ईद की अदायगी, नमाज की इमामत साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने की। फातिमा सना की ऑलराउंडर कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान वुमेन टीम ने वेस्ट इंडीज को आखिरी वनडे में 22 रन से हरा दिया। मोहम्मद हुज़ैफा इब्राहिम की स्क्वॉश में कामयाबियों का सिलसिला जारी। अमेरिका में खेली जाने वाली अंडर 17 चैंपियनशिप का टाइटल हुज़ैफा ने अपने नाम कर लिया। और टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी एथलीट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जी नाज़रीन, आपने आज की हेडलाइंस देखी, आज की टॉप स्टोरीज देखी और इसमें 2 इंतहाई आम खबरें कि आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद की इमामत में नमाज ईद अदा की और सरफराज ने नमाज ईद का खुतबा भी यहाँ पे दिया और खिलाड़ियों ने मजहबी और रिवायती जोश व खरोश और जज्बे के साथ इस ईद उल अज़हा को मनाया। अब क्या जो है वो खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के अवाम को, अपने सपोर्टर्स को क्या ईद का तोहफ़ा भी देंगे या नहीं, यकीनन इस मैच का जो नतीजा है वो इस बात का फैसला कर देगा। इसके साथ साथ टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और जी स्पोर्ट्स हमेशा की तरह जिस तरह क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स को कवर करता है, इसी तरह जी स्पोर्ट्स जो है वो इंशाल्लाह टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी आपको अपडेट्स करता रहेगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे स्टूडियो में मौजूद शेब हबीब भाई से। शेब भाई, सबसे पहले तो ये कि जो ग्राउंड है ट्रेडिशनल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आखिरी जो हमने देखा है कि अमूमन जो जिस टीम ने बाद में बैटिंग की है वो टीम जीती है और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी 195 किए थे अगस्त 2020 में, आई थिंक, जब पाकिस्तान मैच खेला था और 199 उसको चेस कर लिए थे इंग्लैंड ने। ये फैसला किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आप स्टैट्स पे जा रहे हैं तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान को पहले फील्डिंग करनी चाहिए, टॉस जीत के बैटिंग देनी। लेकिन मेरी अपनी क्रिकेट उसमें ऐसा होता है, अपनी स्ट्रेंथ को देखा जाता है। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब, अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप चेस कर सकते हैं, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो आप सेकंड वो बॉलिंग वो करते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई सही फैसला है। सही फैसला है। हाँ, अब मैं पिछले मैच में आता हूँ। मैं आता हूँ जरा पिछले मैच में, या तो महमूद भाई को भी जरा उनका इनपुट लेता हूँ। महमूद भाई, ये बताएं कि शोएब भाई तो कह रहे हैं फैसला ये सही है, आज 2 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा है। आज उस्मान कादिर को खेलने का मौका मिला, हसन अली टीम में शामिल हुए। आपसे यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा कि आजम खान को 2 मैचेस खिलाए गए इस सीरीज़ में। पहले मैच में उनकी बारी प्रॉपर नहीं आई लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। दूसरे मैच में जहाँ पूरे खिलाड़ी तमाम टीम स्ट्रगल करती रही वहाँ वो भी जल्दी आउट हो गए। इस मैच में उनको ड्रॉप करना आप किस तरह लग रहा है? और साथ साथ हारिस रऊफ को जो ड्रॉप किया गया, ये तो खैर सबको ही पता था कि आज वो ड्रॉप हो जाएंगे और उनकी जगह जो है वो हसन अली टीम का हिस्सा बने। किस तरह देखते हैं इन दोनों फैसलों को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको और ईद मुबारक। और जिस तरह आज पूरे वर्ल्ड में कल पाकिस्तान में और लेकिन इंग्लैंड वगैरह में आज ईद हो गई, तो सबको ईद मुबारक। हाँ, आज का फैसला जो मैं देख रहा हूँ, एक चेंज तो मुझे नजर आ रही थी कि हम एक लेग स्पिनर के साथ जाएंगे और हारिस रऊफ
क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बॉलर हुए हुए थे, जिस तरह रन्स दे रहे थे, तो ये लगता था। लेकिन मेरे ख्याल से आजम खान को इतनी अर्ली बिठाना, क्योंकि आप जब लेकर आए किसी प्लेयर को, जब सिलेक्ट किया आपने, तो आपने उनको फुल एक चांस देना है, एक रन देना है कि आप उस प्लेयर को लेकर आए, हम उस पर कॉन्फिडेंस करते हैं। तो एक आध इनिंग, और इनिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होता है, तो जहां पर वो टाइम ऐसा था, उस वक्त उसने जो शॉट खेली, आउट हो गया। लेकिन एक मैच से किसी प्लेयर का नहीं पता चलता, जब आप सिलेक्ट करके लेकर जाते हो और आप चांस दे रहे हो, तो थोड़ा सा उसको चांस देना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना कैपेबल है वो या नहीं है। और दूसरी चीज ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि आज टॉस जीत के पहले, मेरे ख्याल से तो बहुत सही फैसला है, क्योंकि जितनी रफ पिच नजर आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड में पिछले एक हफ्ते से बहुत गर्मी पड़ रही है वहां पर, और बहुत सख्त धूप है। जब हम वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो पहले बैटिंग करना ही ज्यादा फायदेमंद रहता था, क्योंकि बाद में जो है रफ पिच के ऊपर ज्यादा गेंद टर्न होने लगता है, थोड़ा सा मुश्किल होने लगती है। तो आई थिंक फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन इनिशियली अभी आपने देखा कि बाबर आजम और शोएब मकसूद की विकेट गिर गई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लंबा लेकर जाना पड़ेगा यहाँ पर रिजवान को, क्योंकि रिजवान आपके इनफॉर्म बहुत ज्यादा बैट्समैन है। ये अगर लंबा लेकर जाते हैं तो पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर कर सकता है। ऑलराइट, शुएब भाई से बात करते हैं। शुएब भाई, अभी आप उसमें कुछ ऐड कर रहे थे कि ट्रेडिशनली तो अगर हम देखते हैं सेकंड इनिंग यहाँ पे जो है वो टीम ज़्यादा जीती है जिसने T20 में सेकंड इनिंग में चेस किया है, लेकिन आप उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं ये ऐड करना चाह रहा था, मैंने बताया भी है कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेला जाता है, उस हिसाब से बैटिंग का या फील्डिंग का डिसीजन लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इनका ये सही डिसीजन था। अभी जैसे आज़म के मुतालिक बात हुई है, नो डाउट जिस हिसाब से ये अभी सीरीज़ खेली जा रही थी, जिस तरीके से इन्होंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सबको प्रॉपर चांस दिया, तो वही चीज़ इनको आज़म के साथ करनी चाहिए थी। लेकिन अभी जैसे महमूद ने बताया कि रफ पिच है, सेकंड में ब्रेक भी लेगी, तो उस हिसाब से इन्होंने अब उस्मान कादिर को खिला के सही डिसीजन लिया। यही सही डिसीजन कैसे है शुएब भाई? अभी मुझे प्रोडक्शन टीम बता रही है 69 है स्कोर, 3 आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गए, शोएब मकसूद आउट हो गए, और अभी हफीज़ 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए, तो सही डिसीजन को भी ख़राब कर दिया। यार मैं तो मैच देख नहीं रहा। हाँ। ना मैंने टॉस देखा, ना मैंने पिच देखी। मैंने तो अब ये पहला आउट, दूसरा, तीसरा आउट, मैंने क्या बोला कि अपनी स्ट्रेंथ से, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो ये उसी हिसाब से इन्होंने डिसीजन लिया। अगर अब बैट्समैन रन्स नहीं कर रहे तो इसमें डिसीजन का तो कोई बात। डिसीजन सही है आपके ख्याल? हाँ, डिसीजन सही नहीं है। हफीज थ्रू आउट रन्स नहीं कर रहे, दूसरे और प्लेयर रन्स नहीं कर रहे, रन्स तो सिर्फ बाबर और वो कर रहा है रिजवान। बाबर भी आउट हो गया, तो ये कोई इसमें डिसीजन नहीं आएगा। ये तो बैट्समैनों की जो अपनी फॉर्म है उसी को ये रिपीट कर। बैटिंग ऑर्डर का इसमें आपको नहीं लगता कि अमल दखल है कि बैटिंग ऑर्डर? एक गलती कर रहे हैं ये, और वो जो बहुत मेजर गलती है, इन्हें जब फकर को खिला रहे हैं तो ये फकर को इन्होंने वन डाउन खिलाना चाहिए था। शोएब मकसूद को 5वें 6ठे नंबर पर लेकर आते, और ये मेरे ख्याल में मीडिया प्रेशर है, क्योंकि पहले वनडे में मेरे ख्याल में इसको शोएब मकसूद को इन्होंने 6ठे नंबर पर खिलाया था, तो शोर मच गया था कि उसने PSL वगैरह में सारे रन वन डाउन करें, तो इस वजह से ये बैड वो है। शुएब भाई की बात आपने सुन ली होगी महमूद भाई के, इन्होंने कहा कि डिसीजन सही है, आप भी कह रहे हैं डिसीजन सही है। अब फखर को नंबर 5 पे खिलाने का डिसीजन आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बात अकल मानने को तैयार नहीं होती कि जिस टीम के अंदर फखर जमान या शर्जील खान जैसा बैट्समैन मौजूद हो, वो फिर मिडिल ऑर्डर में फखर जमान खेलने के लिए आए। और आपको लगता है कि बाबर आजम को या रिजवान को क्वेश्चन देने के लिए जो है वो फखर को 5 पे खिलाया जा रहा है, उनकी भी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, साथ साथ फखर की जो ग्राफ है वो भी गिर रहा है। एब्सोल्युटली राइट। मैं ये समझता हूं कि आप पाकिस्तान टीम का मेरे ख्याल से नहीं सोचा जा रहा, यहाँ पर इंडिविजुअल्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। रिजवान को नो डाउट उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, लेकिन उसको सेटल किया गया है ओपन के लिए। आपके पास फखर जमान बैठा हुआ है जिसने जिंदगी भर ओपन ही की है, आपके पास शर्जील है जिसने ओपन ही की है, तो आप अगर इनको 5वें नंबर पर लेकर आते हैं अगर फखर जमान को, तो वहां पर वो इतना सेटल इतना नहीं हो सकता इतनी आसानी के साथ जिस तरह वो ओपन में खेलता है। तो मेरे ख्याल से शोएब भाई की बात को मैं जरूर सेकंड करूंगा कि यहाँ पर एक प्लेयर बाबर को नंबर 3 पे आ जाना चाहिए और ओपन करना चाहिए फखर जमान को, और शोएब मकसूद को 6ठे नंबर पे लेकर आ जाए। बिकॉज अब अगर शोएब मकसूद का मसला क्या है कि वो मुसलसल ऊपर खेल रहा है, वो ऊंचा खेलता है। देखिए, ऊंचा खेलने वाले का ऑल द टाइम चांस होता है कि किसी वक्त भी वो आउट हो जाए। अगर आप उसके 3 वनडे उठा के देख लें, अभी तीसरा T20 में भी आते, अभी आप सेटल नहीं हुए, आपने फिर मिड ऑन के ऊपर उठा के मार दिया। यार थोड़ी टाइम लें
ओवर्स इतने पड़े हुए, अभी पिछले वो T20 में भी आपके पास 12 ओवर पड़े थे यार। 12 ओवर में बहुत चांस होता है, आप अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन नहीं, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच के साथ वो अच्छा, बैटिंग महमूद भाई, करने एक जाता सवाल है जो वो इस वक्त मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ये दोनों से मैं पूछूंगा, दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या जो शोएब मकसूद प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, वो तेजी के साथ चीकी सिंगल नहीं ले पाते, डबल्स नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उठा के स्ट्रोक खेल रहे हैं, और शायद यही वजह है क्योंकि जब आप मिडिल में खेलने आते हैं 5 पे 6 पे, तो फिर स्पिनर्स आ जाते हैं, तो फिर आपके फुट मूवमेंट का काम शुरू हो जाता है, तो वहां पर अगर आप फिट होंगे तभी आपकी फुट मूवमेंट होगी। ये मैं सवाल दोनों अपने एक्सपर्ट के सामने रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में कि इस वक्त 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान का स्कोर है 88 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ब्रेक पर जाने से पहले अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से मैंने सवाल किया था शोएब मकसूद की फिटनेस के हवाले से। कल आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी, शोएब भाई, और उनका ये कहना था कि शोएब ने रिक्वेस्ट की है टीम मैनेजमेंट से, मैं नंबर 3 पे खेलना चाहता हूँ। तो बात वही आ जाती है कि टीम का इंटरेस्ट ज़्यादा है या आपका पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा है? जी शोएब भाई। मैं इस पे तो कोई जवाब नहीं दूंगा कि टीम का इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट या आलिया से उनकी बात हुई। इसमें आपने जो टेक्निक की बात करी है, तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बाद अब पता चल रहा है कि उसका पैर सही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। सिंपल सा ऐसे, और स्पेशली वनडे और T20 में अगर जब तक आप अच्छी गेंद पे रन नहीं लेंगे तो इसका मतलब आपकी टेक्निक सही नहीं है। आप अच्छी गेंद पे रन लेंगे तो आपकी टेक्निक अच्छी है, बुरी गेंद पे तो हर गेंद चौका छक्का मारता है। और रहा सवाल ये है कि पैर सही नहीं आ रहा, बॉडी इधर गिर रही है, फील्डर सही नहीं है, तो ये तो फिर फजूल सी बातें हैं। इतने खेलने के बाद ये बात करनी है। मैं आप क्या कहेंगे, आपको लग रहा है फिटनेस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से उन्होंने खुद नंबर 3 पे आने की रिक्वेस्ट की है? क्योंकि जब आप 5 या 6 पे खेलने आते हैं तो फिर आपको स्पिनर्स का सामना करना पड़ता है। देखिए, T20 क्रिकेट के अंदर ऊपर का जो नंबर होता है ना, वो बैट्समैन उसको प्रेफर कर रहे होते हैं कि अब आपके आपके पास बहुत चांस होता है। अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास 20 ओवर्स होते हैं, और 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं तो आपको एक ओवर्स मिल रहे होते हैं। खुद कह के इस तरह आना, मैं नहीं समझता कि क्योंकि आपके पास प्रूवन प्लेयर्स हैं इस नंबर के ऊपर खेलने वाले, तो मेरे ख्याल से उनको 3 पे खिलाना। देखिए, जो लंबा खेलता है, जो रोटेशन करता हो, शोएब भाई की बात जैसे उन्होंने कहा कि बैट बॉल को तो हर बहुत बंदा छक्का चौका मार देता है, जहां पर मुश्किल हो रही हो वहां पर मूव करना। अगर आप तैयार बैठे हो कि मैंने इस बॉल पे चौका मारना है, आपके दिमाग ये कह रहा है कि प्री प्लान है आप कि छक्का या चौका, जब आपको अच्छा बॉल पड़ता है तो वो डॉट हो जाता है। जब आप मेरिट के ऊपर रहते हैं कि मुझे बॉल इस जगह पे मिलेगा तो ये मुझे गैप्स नजर आ रहे हैं, मैंने इस जगह में मारना है, शॉर्ट बॉल मिलेगा तो मुझे मिड विकेट की तरफ खेलना है, तो मैंने ये सोचा हुआ है। तो बॉल जिस तरह का मिलता है और अच्छा बॉल होता है तो वो आप सिंगल करके दूसरे एंड पे चले जाते हो, तो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी चलती रहती है और आप पे प्रेशर नहीं आता। लेकिन जब आप प्री प्लान रहते हो तो अच्छी बॉल को आप फंस जाते हो, वहां पर वो आप पे प्रेशर डेवलप होता है। जब प्रेशर डेवलप होता है तो आप गंदी हिट मारते हैं। अच्छा, आपने प्रेशर की बात की है, प्रेशर की बात की, तो हफीज पे क्या प्रेशर है? हम देख रहे हैं अच्छा खेलते खेलते PSL में भी वो प्रेशर में नजर आए, अब भी हम देख रहे हैं कि उनकी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। क्या लगता है कोई एडिड प्रेशर है मोहम्मद हफीज के ऊपर? मेरे ख्याल से तो कोई एडिड प्रेशर तो हफीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस क्रिकेटर और काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, तो थोड़ा सा एक दो इनिंग जरूर हो जाती हैं, किसी के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल हफीज को देखते हैं, इन द पास्ट T20 में बहुत अच्छा खेला है। अगर आपने पहले T20 में भी देखें तो बहुत अच्छी इनिंग खेली है उसने। अभी तो पिछले मैच में अगर वो आउट हो गया और आज जिस तरह आउट हो गया वो, तो मैं नहीं समझता कि कोई एडिट उसके ऊपर प्रेशर होगा। इतना प्रोग्रेस क्योंकि हफीज का फेल होना, शोएब भाई का भी इनपुट लेता हूं, हफीज का जो फेल होना है, शोएब भाई, पाकिस्तान की टीम में प्रेशर ला रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई बात ही नहीं कर रहा कि मोहम्मद हफीज जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान की टीम में। बात सिर्फ क्या होती है कि 3 प्लेयर पे पाकिस्तान की टीम खेल रही है, बाबर आजम पे टीम खेल रही है, रिजवान पे खेल रही है, या बॉलिंग पे शाहीन आफरीदी पे टीम खेल रही है। तो अगर हफीज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन का नाम नहीं आ रहा इस लिस्ट के अंदर, तो इसका लॉस तो सरासर पाकिस्तान को हो रहा है। देखो अली, बात यह है कि ये अभी तक जितनी भी क्रिकेट नज़र आई है ना, और ये अभी खेली है स्पेशली इस सीरीज़ में, तो हफीज़ की भी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। और फिर हफीज़ ने जिस वक्त हफीज़ परफॉर्म कर रहा था, अपनी पीक फॉर्म में था, तो उस वक्त हफीज़ कुछ बहुत बड़ी बातें भी कर गया था। तो अभी महमूद सही कह रहा है, अभी ये यही 2 इनिंग ख़राब हुई है, लेकिन वो इतना सीनियर, इतना मेच्योर क्रिकेटर है,
वो रिकवर कर लेगा। नहीं, रिकवर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब अगर इस परफॉर्मेंस के बाद तो यहाँ तो 1 मिनट में आपको पता है कि वो ड्रॉप करने की बातें शुरू हो जाती हैं। नहीं देखो, अभी ये जो प्रेजेंट सीरीज हुई है इसमें टीम मैनेजमेंट में सब सिवाय अभी ये आजम के साथ जो हुआ है कि दूसरे मैच में बिठा दिया, लेकिन बाकी सारे लड़कों को पूरा चांस दिया। और मैं समझता हूँ अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में भी हफीज़ को पूरा चांस दिया जाएगा। हाँ, फिर हफीज़ रन नहीं करता, फिर सोचने वाली बात। और कामरान अकमल ने हमारे शो में भी कहा, और उमर अकमल वैसे भी जो है वो बोर्ड से उनके मामला था, ऐसा ही होने जा रहा है रिहैब के प्रोसेस में उमर अकमल। तो अब क्या ऐसा लगता है कि उमर अकमल की टीम में जगह बनेगी? यकीनन आने वाला वक्त इस बात का फैसला कर देगा। इस वक्त कॉलर ने मुझे ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तारुफ कराइएगा प्लीज। जी खालिद हसन इस्लामाबाद से। जी खालिद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और दिल ईद मुबारक जी स्पोर्ट्स की जानिब से। जी खैर मुबारक जी आप सबको भी। अच्छा, अभी अब मैं काफी देर साहब की गुफ्तगू में सुन रहा था। देखिए बात सुनो, सुनील गावस्कर का मुझे वो कॉल याद आता है। तो वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा था, और को पता है इंडिया का विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहा था। तो सुनील गावस्कर ने कहा था कि एक बात याद रखें, क्लास इज ऑलवेज देयर ऑफ अ बैट्समैन, फॉर्म इज अ सेकेंडरी थिंग। हफीज का ये है कि काफी अर्से के बाद इंग्लैंड का टूर हुआ है, थोड़ा सा ऑफ कलर है। ठीक है, सवाल क्या करेंगे? सवाल कर ले प्लीज। सवाल मैं ये करूंगा कि शुएब मलिक को वेस्ट इंडीज के टूर पर नहीं भेजा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसे T20 वर्ल्ड कप में शामिल करना चाहिए। आपकी बैटिंग स्ट्रेंथन होगी, और इस वक्त वो बैटिंग में स्कोर भी कर रहा है, टूर्नामेंट से स्कोर किया। ठीक है खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। महमूद भाई, क्या आपको लगता है जो हफीज की ये परफॉर्मेंस है, हैदर अली की ये परफॉर्मेंस है, आजम खान की जो ये मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस है, या फ़खर भी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसमें हम फ़खर को इतना दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बेसिकली वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, और मिडिल में आके अगर वो नहीं कर रहे तो यकीनन उसमें इनका कसूर है नहीं। एज ए प्रोफेशनल तो उनको रन करने चाहिए, लेकिन उनके पास एक एक्सक्यूज है कि जनाब मैं टॉप का प्लेयर हूं, मुझे मिडिल में खिला रहे। तो आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शुएब मलिक की जगह बन रही है? वही नजर आता है कि असल में मसला ये है कि जो आपकी जो मैनेजमेंट है ना पाकिस्तान की, वो उसका कोई चीज नजर नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो किस प्लेयर को खिलाना चाह रहे हैं, ग्रूम किस तरह करना चाह रहे हैं। आगे आपका यूएई के अंदर आपका T20 वर्ल्ड कप है, वहां के लिए आपने अभी तक तैयारी नहीं की हुई। आपको ऑलराउंडर नहीं पता कि आपका ऑलराउंडर कौन है। पाकिस्तान टीम में ऑलराउंडर का ही नहीं पता कि भाई आपके पास कौन सा ऑलराउंडर है, मुझे बताइए। आप जिस प्लेयर को लेकर चल रहे थे वो आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। तो आपने तो कोई 2-3 ऑलराउंडर ही नहीं, आपकी बेंच जो है वो समझ में नहीं आ रहा। आप खुद बताइए कि आप जो बैट्समैन आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप बेंच में से किस प्लेयर को खिलाएंगे? आपको कोई नजर आ रहा है प्लेयर? ठीक है, यही सेम याद महमूद भाई, यही बात वसीम अकरम साहब ने हमारे शो में की। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट को प्लेयर नजर नहीं आता। ये जो हमारे स्टूडियो में जो एक इंटेलेक्चुअल, इंतहाई क्रिकेटिंग ब्रेन शख्सियत मौजूद हैं, जिनका मैं बड़े दिल से एहतराम करता हूं, ये तो सारा दोष हमें देते हैं। ये कहते हैं ये आप टीवी वाले जो टीम को खराब कर रहे हैं। अब जरा आज इनसे मैं ऑन एयर ये बात पूछ लेता हूं कि ये टीवी वाले किस तरह टीम को खराब कर रहे हैं। ये फॉर्मर क्रिकेटर पे आप बात लगा देते हैं कि वो टीम को खराब कर रहे हैं, किस तरह खराब कर रहे हैं? ये मेरे से सवाल कर, आपसे ही सवाल है, और ये मैंने ही बोला है कि आपने ही कहा है। कब आपने ही कहा कि शुएब अख्तर साहब बैठ के कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा जी, देखें ये मैंने वैसे तो नहीं बोला, लेकिन मैं अब कह देता हूँ। ये जो आपके ये जो चैनल्स पे मैच से पहले जो स्टार्ट होता है, ये सारे अपने कमेंट्स दे देते हैं कि ये होगा, और ऐसा नहीं होता, तो यू टर्न मार जाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे अभी ये इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट होने से पहले जितने भी ग्रेड थे, सब ने एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट चेंज हो गई है, और फिर एक तरफ ये वही सर्टिफिकेट देते हैं कि सी टीम खेलेगी, बी टीम खेलेगी, हार गए। तो अब इन्होंने ये नहीं बोला कि इस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी पोजीशन खराब हुई, इन्होंने सारा मुद्दा प्लेयरों पे डाल दिया। अच्छा, अब जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, अभी महमूद आमिर बिल्कुल सही कह रहा, पता ही नहीं चल रहा ये किस स्टेज पे जा रहा है। किसका कसूर है इसमें? हाँ, अभी मेरे को बोलने तो दे, मुझे बोलने। फील्डिंग इनकी सही नहीं हो रही, बॉलिंग इनकी सही नहीं हो रही, बैटिंग इनकी सही नहीं हो रही। सिर्फ प्रेजेंट उसमें 3 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एक कप्तान है, रिजवान है, और हसन अली है। अदरवाइज अभी तक किसी की आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। आप स्पिनर्स में आ जाए, आपका मेन स्पिनर कौन है? शदाब 4 ओवर में एक ही मैच में 6 छक्के खाता है, जिसमें से वो 2 या 3 आउट करता है। वो 2 आउट भी ऐसे हैं वो जो ऑन द लाइन है, अगर कैच छूट जाए तो वो भी छक्का है। तो मेरा ये चीज़ है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है, मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं तो मैनेजमेंट का डिसीजन ही नज़र नहीं आता। ये जो लास्ट मैच हुआ है, वहाँ इन्हें टॉस जीत के खुद बैटिंग करनी चाहिए थी,
तो वहाँ इन्होंने इंग्लैंड को बैटिंग दी, जबकि इंग्लैंड ने उस पिच पे 3 स्पिनर खिलाए, वहाँ आपको उस्मान कादिर को खिलाना चाहिए था। तो महमूद बिल्कुल सही कह रहा, पता ही नहीं चल रहा कि मैनेजमेंट किस तरफ जा रही है। अच्छा, मैंने शोएब अख्तर साहब का जिक्र किया। शोएब अख्तर साहब ने तो ये भी कहा था कि मैं जो है वो फोन करूंगा कि इन सबको उठा के सैक कर दें और इन सबको हटा दें। तो आपको लगता है कि ऐसा कि जो ये मीडिया का प्रेशर भी जो है ये भी जो है वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अपने ऊपर ज्यादा लेती है? शोएब अख्तर का क्या एक्सपीरियंस है? शोएब अख्तर एक फास्ट बॉलर था, अदरवाइज उसका क्रिकेट क्या एक्सपीरियंस है? और ये जितने भी लेजेंड, फास्ट बॉलर का एक्सपीरियंस नहीं होता? नहीं, मतलब खिलाने का क्या एक्सपीरियंस है? देखिए आप ये लोग सोना खरीद सकते हैं, ये सुनार नहीं है जो जेवर बना सकें। तो इन्होंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट ही खेलें। इनका क्या परफॉर्मेंस है एज ए कोच, क्या परफॉर्मेंस है? महमूद भाई क्या कहेंगे? कह रहे हैं सोना जो है वो बना क्या कर सकते हैं? सोना ये लोग सोना खरीद सकते हैं, सोना बना नहीं सकते, क्या कहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मुसलसल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम क्या बनाने की जगह होती है, वहां बन के आता है भाई प्लेयर। मसला ये है कि आप पाकिस्तान टीम में ले जाके प्लेयर बनाने की कोशिश करते हो, तो भाई ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके साथ। और फिर आप किसी को सेटल करने के चक्करों में आप पूरा बेड़ा गर्क कर देते हो, चीजों का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। आपको पता है आपके पास आधे तीतर आधे बटेर चल रहे हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि आपको शादाब खान जो है वो 60 रन करके मैच जिताएगा या 5 आउट कर देगा आपको, आपके लिए 4 ओवर के अंदर? नहीं, आपके पास ऐसा ऑलराउंडर ही नहीं है भाई। बैन स्ट्रोक की बातें करते हैं, फ़हीम अशरफ को उससे मिला रहे होते हैं आप। नहीं, फ़हीम अशरफ को तो बॉलर समझते हैं मिसबा। बॉलर कब 5 आउट करता है भाई वो? आखिरी 5 मैच उनका एक आउट है। इस वक्त मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जिस तरह महमूद भाई ने भी कहा कि ये कोई प्लेयर बनाने की जगह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की टीम प्लेयर तो छोड़ो कोच बनाने की जगह है। क्योंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमारा कोच सीख रहा है, कोच ये कहता है हमारा कप्तान सीख रहा है, कप्तान ये कहता है हमारे लड़के सीख रहे हैं, लड़के ये कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। सीख भी कोई नहीं रहा, हम सब जो है गुस्से से दुख से सीख रहे हैं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हम ब्रेक पर मौजूद थे उस वक्त पाकिस्तान की चौथे विकेट फ़खर जमान की सूरत में गिर गई। इस वक्त जो स्कोर है वो है 16वें ओवर का खेल है जारी और 115 हो चुका है स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। आज ही का वो दिन था कि जब फ़खर जमान ने सईद अनवर का रिकॉर्ड ब्रेक किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे और डबल सेंचुरी स्कोर की थी, 304 रन की ज़बरदस्त पार्टनरशिप दी थी मामूलक के साथ। लेकिन आज ही के दिन उनको फिर नंबर 5 पे भेजा गया। शोएब भाई, इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है, 16वें ओवर का खेल है और हमने जब प्राइम की इब्तिदा की थी उसी वक्त कह दिया था कि ट्रेडिशनली इस पिच पे वो टीम T20 में जीतती है जो बाद में बैटिंग करती है। ये स्टैट्स क्या पाकिस्तान के कोचेस को, टीम मैनेजमेंट को, वीडियो एनालिस्ट को नजर नहीं आते? देखो, इस मैच के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने एक बॉल भी नहीं देखा। अच्छा, मैं अब इस तरफ आ जाता हूँ। अब जिस तरीके से ये फ़खर जमान को 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, शोएब मकसूद को 1 डाउन खिला दिया। शोएब मकसूद ओरिजिनल टीम में नहीं था, अगर हैदर अली के साथ ये केस नहीं होता तो शोएब मकसूद तो टीम के साथ भी नहीं जाता। यहाँ मोहम्मद वसीम साहब हैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी के दूसरे मेंबर हैं। इनसे सवाल करा जाए, इनसे मीडिया में ला के पूछा जाए कि भाई आपने क्या टीम बना के दी थी, किसको किस ऑर्डर पर खिलाने का बोला गया था। मतलब इन्होंने उठा के टीम दे दी, वो जिसको जिस मर्जी नंबर पे खिला रहे हैं और खिला रहे हैं। लेकिन शोएब, इसमें आपको नहीं लगता कि जो सिलेक्शन कमेटी है या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है वो तो ये कह देंगे हमने टीम सेलेक्ट करके दे दी। अब ये टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है, उनका काम है कि किसको किस नंबर पे किस जगह फिट इन करना है। मुझे उम्मीद है कि पूरा मौका दोगे। देखो, सिलेक्शन कमेटी ने तो पूरा टब्बर का टब्बर उठा के दे दिया। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी एक पूरी 15 या 16 रन प्लेयरों की टीम देती है, उसमें से चूज़ करा जाता है। इन्होंने जैसे 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 3 दे दिए, राइट आर्म स्पिनर 4 हैं, 4 सेलेक्ट कर दिए, 6 पाकिस्तान में ओपनर हैं, 6 के 6 दे दिए। नहीं आओ, अब टीम वहाँ है, अब पता ही नहीं चल रहा। वो कह रहा कि हमने भेज दी तो ये हो गया। मोहम्मद वसीम साहब को लिया जाए, लाइन पे लिया जाए, सिलेक्टरों को लाइन पे लिया जाए कि यार आपने क्या फ़खर को 5वें नंबर पे सिलेक्ट करा था, आपने शर्जील को घूमने के लिए भेजा है, ये लड़का ओरिजिनल टीम में नहीं था, ये कैसे टीम में आ गया और वहाँ जाके मैच खेल रहा है शोएब मकसूद। तो ये सारी चीज़ें इनसे पूछी जाए। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, नंबर 6 के लिए 3 प्लेयर हैं, आजम खान, सरफराज और शुएब मलिक। आप लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? और एक और भी प्लेयर है इसमें, अब्दुल्ला शफीक, जिसने टूर मैच में अच्छा परफॉर्म किया, उसको आप मौका ही नहीं दे रहे कहीं पे भी। नहीं, मेरा यही सवाल है, इन 3 में से आप किसको लेंगे? मेरे साथ तो शुएब मलिक की जगह यहाँ बनती है। अब आपने उसको पाकिस्तान में छोड़ा हुआ,
आपने उसको पाकिस्तान में छोड़ा हुआ है, सरफराज बेंच पे बैठा हुआ है, तो हम इन्हीं चक्रों में अपना दिमाग खराब। सरफराज बेंच पे नहीं बैठा हुआ, सरफराज मेंबर पे भी और मेहराब पे भी, वहाँ पे जो उसने ईद की नमाज पढ़ाई है, वो वहाँ पे खिताबत कर रहा है, खतीब बना हुआ है वहाँ पे, वो तो खाली बेंच पे नहीं बैठा सरफराज, और भी वहाँ पे काम कर रहा है। तो महमूद भाई, सरफराज को क्या ईद की नमाज पढ़ाने या नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लेके गए खाली? इसके ऊपर मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ कि आप जिस तरह टीम, शोएब भाई ने सही बोला है कि आपने टीम क्या बना के भेजी है, आपने तो सारी चीज सब उठाए। अभी तो बड़ी आसानी हो गई है कि आपका जो स्क्वाड है वो बहुत बड़ा चलते चला जाता है क्योंकि कोविड का दौर है। अभी तो आपको मसला पड़ेगा जब आपने 14 की टीम बनानी है, T20 वर्ल्ड कप करी है, फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, वहां 14 ही लड़के जाएंगे, ठीक है, उन्हीं में से आपको खिलाना पड़ेगा, 11 खेलेंगे, 3 बेंच। अच्छा महमूद ये बताएं, महमूद 2 सवाल है, बड़े क्विकली में जवाब दीजिएगा। शोएब अख्तर बहुत ज्यादा हामी थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे मोहम्मद वसीम को, अब वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि मीडियोकर लोग लेंगे तो फिर मीडियोकर फैसले सामने आएंगे, तो आपको लगता है कि अब गलती का एहसास हो गया शोएब अख्तर को, और जो टीम की परफॉर्मेंस से वो भी काफी डिसअपॉइंट है? यार इतना हार्ड वर्ड किसी के लिए बोलना ना यार, वो उसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली है, अब जिस तरह भी खेली है वो खेली है, उस तफसील में हम नहीं जा रहे, टाइम कम है, जिस तरह भी खेली है। नहीं चलिए, मैं यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, ये बिल्कुल है, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब यही नहीं पता चल रहा कि उसने मोहम्मद वसीम को बोला या टीम मैनेजमेंट को बोला। टीम मैनेजमेंट में वकार यूनुस है, ये तो एक टाइम पे ये कहते हैं कि मैं वकार यूनुस के तस्मे के भी बराबर नहीं, तस्मा भी नहीं, जूते का तस्मा भी नहीं हो, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये मीडिया का मैनेजमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शोएब अख्तर का क्या स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट में बात कर रहा हूं। महमूद भाई क्या कहेंगे, 1 मिनट रह गया, महमूद भाई क्या कहेंगे कि अभी शोएब भाई ने एक और इजाफा कर दिया कि वो पहले माजी में कहते थे मैं तस्मे के बराबर भी नहीं हूं। मैं किसी की प्लेयर की तजील इस तरह नहीं कर सकता। नहीं तो उन्होंने खुद कहा है ना, वो ये अपने पास से थोड़ी कह रहे हैं। गलत कहा है, अगर उसने कहा है तो उसने गलत कहा है कि मीडियोकर। कौन मीडियोकर है मुझे बताएं आप? मोहम्मद वसीम को मीडियोकर कैसे कह सकते हैं यार? वो खेला हुआ पाकिस्तान के लिए। अगर कोई चीफ सेलेक्टर है वो अपने हिसाब से, आप उसको बुला के पूछें, आपका ये राइट बनता है कि पाकिस्तान टीम अनाउंस की है उसने, ये पूछे उससे कि आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, आपको ऑलराउंडर कौन है, आपकी जो फर्स्ट 11 है वो क्या होगी, किस तरह आपको लेकर चलेंगे, वो चीज आप सवाल करें। आप ऐसे क्रिटिसाइज किसी के ऊपर नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूं ना, शोएब भाई कर रहे हैं। महमूद भाई हमारे शो में साजिद खान कह के गए हैं कि शोएब अख्तर की वालदा ने लगाया मोहम्मद वसीम को, तो वो मीडियोकर ही तो हुए ना कि जिनको उनकी किसी की वालदा के कहने पर लगाया गया। यार आप कैसे किसी की बात पे, उसके बाद ऑथेंटिक प्रूफ है कि उसकी वालदा ने बोला तो वो लग गया वसीम? यार ऐसे क्या कोई कर सकता है? वो तो ये भी कह के गए कि हैदर अली को अजहर महमूद ने बायोसिक्योर बबल से निकाला ताकि शोएब मकसूद की जगह बन जाए। अली सलमान, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं भी आज कोई पुलझड़ी छोड़ दूं कि उसने ये किया था इस वजह से वो टीम में आ गया। ऐसे कोई थोड़ी होते हैं यार। पूछें आप, आपका फर्ज बनता है आप पूछें, ऑथेंटिक प्रूफ। मैंने पूछा ना, मैं तभी तो बता रहा हूं, मैंने पूछा तभी। अच्छा बताएं, शोएब मलिक अब आपकी कोचिंग में खेले, शोएब भाई कह रहे हैं शोएब मलिक की जगह बनती है, आपके ख्याल में बनती है शोएब मलिक की जगह? एब्सोल्युटली शोएब मलिक की अब बनती है, डेफिनेटली। उसको अगर आप लेकर चलते तो अभी तो वर्ल्ड कप के लिए आप सेटल हो चुके होते, एक एक्सपीरियंस आपके पास प्लेयर होता और समझाने वाला भी होता ग्राउंड के अंदर कि मलिक जो है वो बड़ा गेम को लेकर चलने वाला प्लेयर है और वो समझा भी सकता है जूनियर्स प्लेयर। ठीक है महमूद भाई, इस मौजू को यहीं पे खत्म करते हैं, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। ईद मुबारक का मैसेज अगर आप देना चाहें, लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। अब बिल्कुल मैं पूरे मुल्क को और अहले पाकिस्तान को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और खुशियां मनाएं, क्योंकि बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि हमें इस मुल्क में बड़ी खुशियां मिलती हैं। जो भी खुशी उसे एंजॉय करें। अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक, और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं जिनके यहाँ ईद हो गई है और जिनके यहाँ ईद होगी उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अपने बुज़ुर्गों को, अपने मरहूमों को दुआओं में याद रखें। और हमने भी बुजुर्गों को अपनी दुआओं में याद रखा हुआ है, इसलिए हमने आज शोएब हबीब साहब को यहाँ बुलाया है। नौजवानों को याद रखा हुआ है, इसलिए महमूद हामिद साहब को यहाँ पे बुलाया है। हम सब की तरफ से भी आपको दिली ईद मुबारक। कल आप हमारा ईद का स्पेशल शो देखेंगे, रोमान रईस और उनके घर में हमने ये शो किया है, और हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश काविश आपको पसंद आएगी। हमारी तरफ से भी आप सबको ईद उल अज़हा की ये मीठी ईद, एक होती है मीठी ईद और ये है एक मीठी ईद, ये मीठी ईद आपको मुबारक हो। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।